हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपकी जो है 10th क्लास है। और इसी 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और वाटर रिसोर्सेज को हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर में जल संसाधन क्या होता है। हमने जल संसाधन को पढ़ा तो हम जल संसाधन जानते हैं, आखिर में उसकी स्थिति है कैसी और कितना कितना हमारे पटल पर है, कैसे हम संतुलित करते हैं, जल का महत्व क्या है, कैसे हम उसकी उपेक्षा करते हैं, शुष्क क्षेत्रों में जल की क्या स्थिति है और कैसी कैसी समस्याओं का हम सामना करना पड़ता है। ऐसे इमेजेस हमने काफी देखे, ठीक है। और फिर हमने देखा कि लोग पानी के इंतजार में कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं कि उनको पानी प्राप्त हो, यानी कि उनके लिए पानी की क्या है, हमारे लिए पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानने का। तो कल काफी सारा देख चुके थे। किसी बच्चे का कोई घर जाकर आपने पढ़ा हो, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो, आप मुझसे पूछ सकता है, कोई भी बच्चा। आगे देखिए, और आप देख रहे होंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वय जल संसाधन पर हम क्या देख रहे हैं के अंतर्गत। सबसे पहले आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन, इसको हम लोग देख रहे हैं कि आखिर में कैसा है ये और क्या चीजें हैं ये, इन पर सब हम लोग बात करें। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करेंगे। भाई कोई जल है, उसका संरक्षण भी करना है, उसका प्रबंधन भी करना है, तो हम कैसे करेंगे। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेखा दस्तावेज रिकॉर्ड बनाते हैं और हमें प्राचीन काल से ही सिंचाई और पत्थर और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध तथा नहरों की उत्कृष्ट कृतियां बनाई गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखेगी। अधिकतर नदियों के बेसिन इसमें बनाए गए, बहुत सारे नदी बेसिन ये आपके बनाए गए। अब हम देख रहे हैं इसमें कि आपके बांध क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए तरीके के बांध होते हैं। देखिए मान लीजिए पहाड़ को बांध में अच्छा बना जाए। अब एक इधर पहाड़ है, एक इधर पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है और सामने अगर बैरियर मार देंगे तो पीछे का पानी सारा रुक जाएगा। इस तरीके से बनाया गया। अब ये पहाड़ है, इधर पहाड़ है, तो बीच में जो पानी रुक गया वो हो गया आपका जलाशय यानी कि झील। और ये देखिए इस तरीके से रुक कर खड़ा हो गया है। अब कह रहे हैं बांध क्या है और इसमें हमें जल संरक्षण कैसे, आपने बांध बनाया है, संरक्षण कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदी वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसमें सिंचाई उपलब्ध कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं अपितु केवल विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। में बांध को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा, जहां एकत्र जल के अनेक उपयोग समन्वित है। उदाहरण के लिए आमतौर पर सतलज व्यास खनिज बेसिन, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना विद्युत उत्पादन, सिंचाई दोनों के काम आती है। ठीक है, इन दोनों के ये काम आती है। महानदी और आपका हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय। स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उपनिवेश काल में बनी बांध पर ही करते हैं। देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा।
जवाहरलाल। उनका मानना था कि परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय और अर्थव्यवस्था का विकास रूप में संवहित था और आपका इसको विकास रूप में देखा और आपका बात करी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध, कई निरीक्षण और आपका के विषय में बात की। बांध बनाया और नदियों पर बांध बनाने में और उनको बहाव को नियंत्रण करने में उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, के कारण तलछट में कम बहा जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा हो जाते हैं, जिससे नदी का अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव अवशेषों को भोजन का में कमी होती है। नदी बांध के टुकड़ों में बांट देते हैं, खासकर अंडे देने वाले ऋतु में जलीय जीव का नदी में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है और बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है और कालांतर में कैसी होती है, डूब गया तो वो गल सड़ जाएगी, दब जाएगी और कहीं अगर मछली है वगैरह रहते हैं जीव जंतु है, उनके भोजन के आवास में कमी आ जाएगी क्योंकि वह पानी भर जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने के लिए। बांध कैसे बहुउद्देशीय परियोजना है कि हम बांध बना रहे हैं, बिजली बनाएंगे, सिंचाई के लिए नहर निकालेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, मत्स्यन को बढ़ावा देंगे। तो एक ही काम से बहुत सारी जब चीजों का लाभान्वित हमको पर्पस लाभ मिलता है, हम उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय डेवलपमेंट। अब देखिए, कुछ प्राचीन चीजें हैं और प्राचीन कृतियां हैं, उनको हमको में ध्यान कह रहे हैं। ईसा की 1 शताब्दी से पहले इलाहाबाद के नजदीक रंगवेयर में गंगा नदी को बाढ़ को जल को संरक्षित करने के लिए है गंगा जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। सबसे पहले 1 सदी के आसपास जो इलाहाबाद का रीजन है, रंगवेयर जो नामक स्थान है, वहां पर गंगा नदी के बाढ़ को स्थित करने के लिए एक रिजर्व बनाया, पानी का संग्रह। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने। झीलों का आपका और बांधों का जीर्णोद्धार कराया। जैसे आप देखते हैं गिरनार की जो झील है उसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडम आंध्र प्रदेश, बेरूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 4वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट नामक जल की सप्लाई के लिए हौज खास का स्रोत इससे लिया गया। अब सीरी फोर्ट में इल्तुतमिश ने भी ऐसी चीजों को बनाया है और आप जानते हैं ये है हीराकुंड बांध, महानदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में बना हुआ है। बहुत प्राचीन बांधों में से होती है आपका हीराकुंड बांध। बांध बनाते बांध बहते जल को रोकने और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बात। आपको बहाव रोकना है, बहाव को किस दिशा देनी है, इस सब चीजों के लिए भी बनाए जाते हैं। ये आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भराव बनती हैं। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, न कि ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक हलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी जैसे ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर ही लकड़ी बांध, पक्के बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध, नीचे बांध के माध्यम से इसमें हम लोग वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसा क्लासिफिकेशन है। और आखिर में बांध बनाए ही क्यों जाते हैं,
जैसे कलिंग उड़ीसा में बनाया गया है, नागार्जुन कोंडम बांध आंध्र प्रदेश में है, बैतूर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। ये सब आपका उत्कृष्ट उस जमाने में प्राचीन काल में भी सिंचाई की पत्ती के लिए बांधों का निर्माण कराया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना महत्व हमारा। देख लिया। आइए, अब बाढ़ थे तो ये कुछ काम भी रहा होगा। हमने आषाढ़ में फसल बोई, भादों में फ्लू लाए, बाढ़ में दमोर फैल गई, नाव में नहीं चली, ओहो दामोदर बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादों का एक साल बाद आया है, अपनी सतह नाव चलाने दो। देखिए, जो भादों का महीना है, आषाढ़ जो फिलहाल चल रहा है, फिर इसके बाद सावन है, फिर भादो आएगी। ये महीना आपको बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध, पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बना है। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ। चाहे वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चला हो, चाहे आपका टिहरी बांध का आंदोलन चला हो, इनके लोगों जो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया है और विरोध का कारण है विस्थापन। जिस क्षेत्र में मान लीजिए ये दो पहाड़ी हैं, आपने यहाँ रिजर्वायर बना दिया, ये पीछे के जो क्षेत्र हैं, जो जंगल है, जो पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं, जो गांव है, वो सब जलमग्न हो जाए। तो अब उनको विस्थापित भी तो करना है, और उनकी आजीविका और संसाधनों पर लगाव और नियंत्रण की बेहतरी के लिए कुर्बान होना पड़ा। लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर दी है, लोगों ने हर संघर्ष वो किया। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसान, उद्योगपति और कुछ नगरीय केंद्र को। गांव के भूमिहीन को ले लीजिए, क्या वास्तव में ऐसी परियोजना का लाभ उठाते हैं? अब जिनकी जंगल जमीन चली, क्या उनको कोई लाभ मिला? क्या उनको कोई प्रॉफिट मिला, या फिर और ही उसका लाभ उठा गया? ये देखना है। एक या जो जमीन थी, जो जंगल थी, आखिर में उसका लाभ किसने उठाया, किसको मिला है उसका लाभ, ये एक देख बात है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में प्रारूप परिवर्तन कर, जहां विकास जल गहन है, वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित। इसमें मृदाओं का लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिमाण हो सकते हैं। इसी दौरान इसे अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन किसानों की सामाजिक दूरियां बढ़कर सामाजिक परिदृश्य में बदल गई। जैसा हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा कर, रात में पर्वतीय क्षेत्र में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र अधिक जल आपूर्ति देने का परेशान किए किसान कर पर उतारू हैं, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागत और लाभ के बराबर अंतर्राज्यीय आम झगड़े आम हो गए। अब जिस देश की परियोजना है, जिस राज्य की परियोजना है, उस लाभ हमें दूसरे को मिल रहा है। पानी बंटवारे को लेकर, बिजली को बंटवारे को लेकर, रॉयल्टी को लेकर बहुत सारे समस्या और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी उनमें। देखिए, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ वगैरह आंदोलन है। आप जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, जो आपका जनजाति लोग, किसान, पर्यावरणविद, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी सरोवर पर बांध के विरोध में लामाबंद, मतलब इकट्ठा हो जाना, भीड़ मूल रूप से शुरू हुआ। ये आंदोलन जंगल के बांध में पानी के डूबने से पर्यावरणविद मुद्दे जैसे केंद्रित थे। हाल ही में आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों की सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना है। लोगों ने सोच लिया है कि उनकी यातना व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, और विस्थापन करके ही सिंचाई व्यवस्था का माल प्रवाह होगा, और रिहंद उत्तरजीवियों को बताया जाएगा कि उनके कष्टों से देश की कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है, परंतु
30 साल के कड़वे अनुभव के बाद उनकी आजीविका और पुनर्जोखिम छुए हैं। पूछता है कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी के लिए ये सारी चीजें आपको करनी है और आपको घर जाकर एक बार इसका रिविजन करना है और आप बांध परियोजनाओं को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।